कृष्णानंद राय की हत्या में तो मुख्तार अंसारी का ही नाम था, दिन दहाड़े हत्या हुई। तो ये हत्याकांडों का सिलसिला उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक, एक जमाना था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी तरह गैंगवार हुआ करते थे। वो 1980 का दशक था, मैं उस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही संवाददाता था एक अखबार का, नवभारत टाइम्स का, और उस वक्त बहुत सारे गैंगवार हमने देखे और किस तरह उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता था और उनको छुड़ाने के लिए, उनकी पैरवी के लिए बड़े बड़े राजनेता केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक कर अधिकारियों पर दबाव डालते थे। यही लखनऊ में रह गए मैंने देखा, और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी का मामला देखिए, जिस तरह दो राज्यों के नाक की लड़ाई बन गया, उत्तर प्रदेश और पंजाब की, और बाद में सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर के सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ। तो इससे पता लगता है कि राजनीति और माफिया तंत्र कितना गहरी जड़ें उत्तर प्रदेश में या बिहार जैसे राज्यों में जमा चुका है। और इसीलिए अफसोस होता है जब सिस्टम अपराधियों के आगे बेबस दिखाई देता है और इस तरह की तस्वीर दिखाई देती है, चाहे वो चुनावों में दागियों को टिकट देने का मामला हो, चुनाव जिस तरह से बाहुबलियों के जरिए जीते जाते हैं, अंतिम परिस्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है। वाकई ये गंभीर सवाल है। रुक कर लेते हैं हम इस वक्त बांदा जेल का। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक वहां पर मौजूद है। मुख्तार अंसारी को वहीं पर शिफ्ट किया जाना है। किस तरह की तैयारी कुमार अभिषेक आप इस वक्त बांदा जेल में देख रहे हैं, क्योंकि काफिला तो निकल चुका है पंजाब के रोपड़ से और हरियाणा अब किसी भी वक्त दाखिल होने वाला है। मीनाक्षी, देखिए हम ठीक बांदा जेल के बाहर खड़े हैं और जिस तरह की तस्वीरें काफिले की इस वक्त दिखाई दे रही है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी जीत भी दिखाता है कि किस तरीके से आखिरकार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश वापस लाया जा रहा है और इसके लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई। पहले हम आपको दिखा दें इस जेल की स्थिति। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही हैं। लगातार दूसरे जेलों से यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें लाया जा रहा है, तैनात किया जा रहा है। पहले से हम लोग बताते रहे हैं कि 15 नंबर बैरक उनके लिए यहाँ रखा गया है, जो कि बिल्कुल एक कोने में है, और पिछले बार भी मुख्तार अंसारी उसी बैरक में रहा करता था। लेकिन यहाँ की पूरी पुलिस लगभग बदल चुकी है और पीएसी का एक पूरा प्लाटून है और जितने भी पुलिसकर्मी थे उनकी जगह नए लोगों को यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। 900 किलोमीटर का जो ये सफर है, उम्मीद ये की जा रही है कि सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास वो काफिला यहाँ पहुँच सकता है। और ये भी बात साफ है कि पूरे रास्ते में कहीं इस काफिले को रोका नहीं जाएगा जिससे मुख्तार अंसारी आ रहा है। लेकिन ये एक उत्तर प्रदेश सरकार ने जो खासकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो एक मैसेज देने की कोशिश की थी, और आज जिस तरीके का दृश्य हमें दिखाई दिया है रोपड़ जेल के बाहर से, जो लंबा काफिला निकला है, जैसा सत्येंद्र बता रहे थे कि ऐसा अमूमन वीवीआईपीज को भी नहीं मिलता। लेकिन यह दृश्य उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए भी बड़ी मायने रखता है, क्योंकि इस सियासत को लेकर के ही, इस बात को लेकर के ही अब जो योगी सरकार है वो कहीं ना कहीं इसे अपने पक्ष में भी करेगी कि देखिए हम कहां से लेकर आए और किस तरीके से जो दूसरी सरकार है वो इन्हें बचा रही थी। निश्चित तौर पर अभी इस जेल के बाहर का जो दृश्य है, यहाँ पर तैयारियों का दृश्य है, लगातार सीसीटीवी वगैरह लगाए गए हैं, कई कैमरे लगाए गए हैं। ठीक है, लौटते हो कुमार आपके पास। जी विनोद जी पूछिए सवाल। मैं कुमार से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि बांदा में है, उत्तर प्रदेश में है इस समय, इसका एक राजनीतिक पक्ष भी है मुख्तार अंसारी वाले प्रकरण का। इस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जो है हो रहे हैं, तो मुख्तार अंसारी की इस प्रकरण का, कुमार आप चूंकि वहां पर हैं, पंचायत चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये निश्चित रूप से राजनीतिक पक्ष भी इस पूरे प्रकरण का है। देखिए, योगी सरकार जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, और ख़ास करके इस वक्त जो उन्होंने अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चला रखा है, और जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है वो लगातार एनकाउंटर जैसे शब्दों पर भी वो कभी झुके नहीं हैं और लगातार मुखर होकर के बोलते रहे हैं। और जिस तरीके से पिछली घटनाएं घटी हैं उसके बाद से लोगों में ये मैसेज साफ साफ जा चुका है कि ये सरकार अपराधियों को लेकर, माफियाओं को लेकर के बिल्कुल ही सॉफ्ट नहीं है। ये मैसेज उन्होंने साफ दे दिया है। अभी पंचायत चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर दिखाई देगा पंचायत चुनाव में। जिस तरीके से हम बात करते हैं कि किसान आंदोलन का असर किसी इलाके में दिखेगा, तो मुख्तार अंसारी का जो प्रभाव का क्षेत्र है पूर्वी यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, लेकिन खास करके पूरे उत्तर प्रदेश में जो इसका व्यापक असर ये गया है कि ये सरकार हर कीमत पर मुख्तार अंसारी को वापस ला रही है, और उसके जो दृश्य इस वक्त दिखाए जा रहे हैं ये निश्चित तौर पर चुनाव पंचायत पर भी असर डालेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा असर ले लेते हैं। मैं लौटी हूं आपके पास। सत्येंद्र बताइए, काफिला कहां तक पहुंचा? आप कह रहे थे कुछ देर में हरियाणा दाखिल होने वाला है। हाँ मीनाक्षी, देखिए सबसे पहले मैं तकरीबन हम 35 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुके हैं और इस समय हम चंडीगढ़ से लगते हुए पंजाब मोहाली में है, और मोहाली क्रॉस करते ही हम
राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि अंबाला से दिल्ली जाता है उस पर चढ़ जाएंगे। और ये काफिला, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफिला कहीं ना कहीं तकरीबन, जब मैं आपको आखिरी बार अपडेट दे रहा था तो बता रहा था कि आधा किलोमीटर लंबा ये काफिला है, लेकिन अब ये काफिला कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बन गया है। और सबसे बड़ी जो अहम बात मैं आपको बता दूं मीनाक्षी, कि इस काफिले के अंदर प्राइवेट व्हीकल बहुत ज्यादा है, यानी कि मुख्तार अंसारी के जो चाहने वाले हैं वो लोग भी तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां ऐसी चल रही हैं जिनके अंदर बाहरी लोग हैं। तो मुख्तार अंसारी ने अपने लोगों को भी यहाँ पर अपने साथ शामिल किया हुआ है कि वो इस काफिले के साथ साथ चले, क्योंकि परिवार ने पहले ही आशंका जताई है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई अनहोनी हो सकती है। बाकायदा सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर कर सकती है, लेकिन एनकाउंटर के हालात यहाँ पर नहीं लग रहे हैं। और ये देखिए, जहाँ जहाँ ये मैं मोहाली शहर से अभी गुजर रहा हूँ और यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था देखिए। हालांकि पूरे रास्ते जिस तरीके से एक VIP का प्रोटोकॉल होता है, रूट लगता है, ये ट्रैफिक के पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं पूरे रास्ते में इस तरीके से पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। हर शहर में, हर कस्बे में 35 से 40 किलोमीटर का सफर हमने अभी तक तय किया है और लगभग 7 से 8 किलोमीटर में हम राष्ट्रीय राजमार्ग पे हो जाएंगे और हरियाणा की सीमा में बहुत जल्द घुस जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे इनपुट भी सरकार को लगातार मिल रहे थे कि रास्ते में कहीं कोई सत्येंद्र एक बात बताइएगा, और यही जी सत्येंद्र एक बात बताइएगा, क्योंकि हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी से भी बात की और उनका ये कहना था कि हमें मुख्तार अंसारी की क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी नहीं है। हमने कई सालों के बाद तस्वीर देखी जिसमें मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में बैठा दिखाई दे रहा है, बहुत कमजोर हालत में दिखाई दे रहा है, तो उनके साथ क्या हुआ है जेल के भीतर हमें नहीं मालूम। इस तरह का दावा अगर परिवार कर रहा है, और आप तो क्योंकि इस पूरे मामले की कवरेज लगातार करते रहे हैं, मैं चाहूंगी इस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें इस मामले पर। कह रहे थे कि उनके बाल पक गए हैं, एम्बुलेंस में वो जा रहे हैं और जो है व्हील चेयर पर जा रहे हैं। तो अगर उनको इस तरह की कोई परेशानी है तो वो लिखकर सरकार को दें। अगर मेडिकल से संबंधी कोई समस्या है, ये समस्या एकाएक क्यों आई? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि 8 तारीख तक आप इनको बांदा जेल में भेजिए, तो आपको एकाएक याद आ गया कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इससे पहले आपने एक बार भी अदालत में आप पेश नहीं हुए, आपने अपना पक्ष नहीं रखा, आपने जमानत की अर्जी नहीं लगाई, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ ये फैसला दे दिया कि आपको बांदा जेल में जाना ही पड़ेगा, तब आप एकाएक अपनी एम्बुलेंस में बैठते हैं। हालांकि उनके भाई ये भी कह रहे थे कि वो एम्बुलेंस लेकर गया। आप ये बताइए, क्या भारत के इतिहास में किसी कैदी को इतना हक दिया गया है कि वो जिस भी जेल में जाए अपनी खुद की एम्बुलेंस रखे? और उस एम्बुलेंस के भी कागजात पूरे फर्जी हैं। मऊ के जिस हॉस्पिटल से, बाराबंकी के जिस हॉस्पिटल चेन की बात की जा रही है, वो हॉस्पिटल दरअसल वहां पर है ही नहीं। जिस गाड़ी को रिन्यू किया जा रहा है RTO के, उस पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप अपनी एम्बुलेंस रख रहे हैं, आप अपने मन मुताबिक आप अपनी सेहत का हवाला दे रहे हैं। हम बिल्कुल मानते हैं कि उनकी सेहत खराब है। अगर इससे पहले वो 1 साल से ज्यादा लंबे समय मोहाली जेल में रहे, क्या उन्होंने एक बार भी अपनी खराब सेहत का हवाला किया? ऐसे समय पर जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया कि आपको अपनी मूल जेल में जाना पड़ेगा, तो आप अपने एकाएक खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अदालत में आ गए। और जब अदालत ने आपके सेहत की याचिका को भी खारिज कर दिया, मेडिकल बोर्ड गठन करने की जो बात कही थी उसको खारिज कर दिया, तो आपने पलटी मारी। आप कहते हैं कि हमें सुरक्षा के लिहाज से यूपी ना भेजा जाए। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे दिए, उदाहरण भी दे दिए। तो सवाल यहाँ पर मीनाक्षी ये खड़ा नहीं होता कि कानून में एक कैदी को, एक आरोपी को, एक अपराधी को बहुत सारे अधिकार मिले हैं और उन अधिकारों की पालना भी हो रही है, लेकिन ये अधिकार आप अपने मन मुताबिक तय नहीं कर सकते। कानून ने कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों को पालना हर किसी को करनी होगी। आप किसी कैदी अपनी चॉइस की जेल नहीं चूज कर सकता। कोई कैदी अपने पसंद का खाना नहीं वहां पर मांग सकता कि मुझे फला होटल से ला कर दिया जाए। कोई कैदी अपनी निजी एम्बुलेंस नहीं रख सकता। कोई कैदी अपने मन मुताबिक माहौल नहीं बना सकता। तो ये वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक सवाल या निशान लगकर सामने आ रहे थे। और दूसरी बात, इससे पहले क्या कोई उदाहरण पंजाब सरकार ने ऐसा दिया है जिसमें एक कैदी के लिए सरकार ने इतनी बड़ी पैरवी की हो? और पंजाब में कितना बड़ा गंभीर मामला था, सिर्फ एक रंगदारी का मामला था और उस मामले में भी चार्जशीट
सीट पर भी सवाल खड़े होते हैं। आप जमानत नहीं लेते। और ये देखिए पंजाब पुलिस की, जो मैं आपको बता रहा था, पंजाब पुलिस की गाड़ी ने यहाँ तक एस्कॉर्ट किया है और यहाँ से क्योंकि दूसरा जिला शुरू होने वाला है तो दूसरे राज्य की जो है दूसरे जिले की एम्बुलेंस लगी है कि पुलिस कर्मी पूरे रूट पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट इस तरह का भी मिल रहा था कि जब मुख्तार अंसारी को यहाँ से ले जाया जाएगा, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल से जुड़े रहे हैं, राजनीति में उनका नाम है, अपराध की दुनिया में नाम है, तो कहीं कोई अनहोनी हो सकती है। और ये जो ठीक मेरे सामने वाहन चल रहा है, इस वाहन को वज्र वाहन कहते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वज्र वाहन का अमूमन इस्तेमाल दंगा को नियंत्रण करने में किया जाता है। जब कहीं कोई रॉयट्स होता है, दंगा होता है, तब इस तरह के वाहन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सत्येंद्र, लौटूंगी आपके पास। जी लौटूंगी सत्येंद्र आपके पास। अरविंद ओझा भी लगातार इस काफिले के साथ चल रहे हैं। अरविंद तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। लेकिन देखिए अरविंद, ये खबर दिखाने के बाद ही ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है नाम मुख्तार अंसारी का। और ये भी देखना होगा कि जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग तुलना कर रहे हैं विकास दुबे एनकाउंटर से, और इस बात का शक और शिकायत पत्नी भी जाहिर कर चुकी हैं। साख पर सवाल तो यूपी पुलिस के भी है अरविंद। चलिए अरविंद से हम फिर संपर्क करेंगे, पर यही सवाल सत्येंद्र मैं आपके पास लेकर आ रही हूं। मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूपी पुलिस की साख पर सवाल है। बहुत सारे मीम्स बने हैं और जैसा आपने बताया सोशल मीडिया पर ये मुख्तार अंसारी का नाम लगातार ट्रेंड कर रहा है और बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे से शर्त लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर। कोई कह रहा है कि गाड़ी पलट सकती है, कोई कह रहा है कि मुठभेड़ हो सकती है, कोई कह रहा है कि जो है दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अभी तक हम 40 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और इस 40 किलोमीटर के सफर में अभी तक कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिली है। और जो लोग लगातार आज तक देख रहे हैं तो उनको भी हम आपको बता दें कि पल पल की जानकारी और पल पल की तस्वीरें बिना किसी बाधा के और बिना किसी तरीके से रोके टुके हम उनको लगातार दिखा रहे हैं। और ये वज्र वाहन की तस्वीरें हैं जो उस काफिले के साथ जुड़ा हुआ है। और मैंने जैसा पहले भी बार बार बताया मीनाक्षी, 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हैं, यानी कि 12 से ज्यादा गाड़ियां हैं, जिसमें एक एक गाड़ी में 6 पुलिस के जवान आधुनिक हथियारों के साथ बैठे हुए हैं। और इन हथियारों के अलावा वज्र वाहन से लेकर एम्बुलेंस, हर तरह की सुविधा यहाँ पर है। वीआईपी ट्रीटमेंट भी आप इसे कह सकते हैं कि शायद किसी अपराधी को इतनी बड़े लाव लश्कर के साथ, इतने बड़े काफिले के साथ उसकी जेल में पहुंचाया जाता हो, ऐसा अमूमन देखने में बहुत कम आता है। और इससे पहले एक दिलचस्प बात मैं आपको बता रहा था मीनाक्षी, कि जब इंटर स्टेट यानी कि हमारे देश के 2 राज्यों के बीच में एक अपराधी को लेकर 2 सरकारें सर्वोच्च न्यायालय तक जाती है, एपेक्स कोर्ट तक जाती है, तो ऐसे में ये भी सवाल खड़ा होता है कि अपेक्स कोर्ट जाने के बजाय जब हम दूसरे देशों से संधि करते हैं, वहां से अपराधियों को, आतंकियों को लाना होता है, तो कल को ये भी एक सवाल खड़ा हो सकता है कि आप अपने देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में अपराधियों को लाने के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरा मामला एक फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह भी नजर आ रहा है कि एक अपराधी। सत्येंद्र, लगातार तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं, हमारे दर्शकों को जरा ये भी बताइए कि जो केसेस मुख्तार अंसारी के ऊपर हैं अभी कोर्ट में, उनका क्या स्टेटस है? देखिए, इससे पहले जो अभी इसी पिछले सप्ताह मुख्तार अंसारी की मोहाली के कोर्ट में पेशी थी और इस केस में ये पहली पेशी थी। ये भी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मुख्तार अंसारी महोदय किसी भी केस में मोहाली की कोर्ट में पेश नहीं हुए। पहली बार मोहाली अदालत में जाते हैं, व्हील चेयर पर बैठकर जाते हैं, तकरीबन 25 से 30 हथियारबंद सुरक्षा कर्मी उनको लेकर जाते हैं, अपनी खुद की एम्बुलेंस में